Shri Education. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से और मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, 10 से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो चुके हैं ऑलरेडी भौतिक विज्ञान के, जनरल साइंस के। तो हम देख रहे थे, थ्योरी पढ़ रहे थे, उनके कंसेप्ट पढ़ रहे थे। इन वीडियोज़ में, इन सीरीज़ में हम पढ़ेंगे जैसा कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे, उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? ये क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, ऑप्शन दिए जाते हैं। तो न्यूनतम संभव ताप जो होता है, याद रखिए, वो 0 केल्विन होता है। ठीक है, कितना होता है? 0 केल्विन। अगर डिग्री सेल्सियस में ऑप्शन में दिया जाएगा तो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? -273। मैं बता देता हूँ कि केल्विन भी जानते हैं टेम्परेचर का मात्रक है, डिग्री सेल्सियस भी और फ़ारेनहाइट भी। मैं एक दूसरे का रिलेशन बता देता हूँ आपको कि केल्विन जो होता है, केल्विन में आपको बदलना है तो 273 में आपको ऐड करना पड़ेगा डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस को अगर 273 ऐड कर दोगे डिग्री सेल्सियस में तो केल्विन में चेंज हो जाएगा। अब डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए 9/5 C + 32, ये वाले इस फॉर्मूले से हम किसी भी टेम्परेचर जो डिग्री सेल्सियस में दिया हो उसको फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, या किसी डिग्री सेल्सियस में दिया है उसको केल्विन में इस तरीके से बदल सकते हैं। अब देखिए, न्यूनतम संभव ताप जो दुनिया में न्यूनतम टेम्परेचर है ना, वो 0 केल्विन होता है। यहाँ पे 0 पुट कीजिए तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये इधर जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -273 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो C की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे -273, जो F की वैल्यू आ जाएगी वही क्या बता देगा? फ़ारेनहाइट में मिनिमम टेम्परेचर। जैसा आपसे पूछा जाए वैसे आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताने से पहले दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा फेसबुक का, तो वो ऐड कर लीजिए, वो आप लाइक कर लीजिए, ताकि जितने भी वीडियो वो वहाँ पे उस फेसबुक पेज पर जितने भी क्वेश्चन पोस्ट हों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वो आपको वो अपडेट मिलता रहे, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उसका देखिए, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है जो क्रैश कोर्स में। भू स्थिर उपग्रह वो उपग्रह होते हैं जो नाम से ही पता लग रहा है, देखिए, जो ऐसा प्रतीत हो कि स्थिर है, मतलब जितनी स्पीड से अर्थ घूम रही है उतनी स्पीड से वो भी घूमे। ठीक है, मतलब ऐसा प्रतीत ही ना हो कि वो घूम रहे हैं। तो उनका आवर्तकाल जो है पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर हो, मतलब उनका जो टाइम पीरियड है एक चक्कर लगाने का पृथ्वी का, वही क्या हो? भू स्थिर उपग्रह का भी हो, मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, तो अर्थ का हम जानते हैं कितना, 24 घंटे हैं, तो उसका भी कितना होगा? 24 घंटे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से आप एग्जाम में कर सकते हैं। उसके देखिए, लिफ्ट की भी हमने जिक्र किया था, लिफ्ट का हमने बहुत ही डिटेल में बताया, आपको सारे कंसेप्ट बता दिए लिफ्ट के। अगर नहीं देखा आप देख सकते हैं, ग्रेविटेशन वाला जो वीडियो उसमें है। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रहा है। अब देखिए क्या है, ध्यान से पढ़िए, एक समान वेग से मतलब त्वरण नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है। तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा भाई? भार परिवर्तित ही नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा। क्यों? अगर जो लिफ्ट है वो किसी एक्सेलरेशन से ऊपर जाती है तो इसके अंदर जो व्यक्ति होता है या कोई भी सामान होगा, उसका जो भार होगा वो बढ़ जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसका भार क्या है? बढ़ जाता है। याद रखिए, मास की बात नहीं कर रहे हैं, भार भार। ठीक है, उसका भार यहाँ पे बढ़ जाएगा, mg/m हो जाएगा। अगर वही जो लिफ्ट है नीचे की तरफ ए त्वरण से, ए एक्सेलरेशन से ट्रेवल करे, तो उसका जो वेट है वो कितना हो जाता है? mg-ma हो जाता है, उसका कम हो जाता है। अगर जो लिफ्ट है चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, मगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जाए, एक्सेलरेशन 0 है, हम जानते हैं। अगर एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर वेलोसिटी में चेंज ही नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगी, तो एक्सेलरेशन 0 रहेगा। तो इसका मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, तो हमारा जो वेट रहेगा वो अपरिवर्तित रहेगा। समझ गए ये कंसेप्ट? इसका अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का जो उपयोग होता है ना, हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो उपयोग होता है, जो एसी करंट होता है, एसी जो वोल्टेज होता है ना, एसी वोल्टेज, उसको या तो लो किया जाता है या हाई किया जाता है। मतलब जैसे 10,000 वोल्ट आ रहा है, 4,000 वोल्ट आ रहा है, उसको हमको 230 वोल्ट जो कि हमारे घरों में यूज होती है उसमें बदलना है, तो हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। या हमने 220 वोल्ट यहाँ पे दिया और हमको चाहिए 1000 वोल्ट चाहिए, तब भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का यूज क्या है?
अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई करना या लो करना, बस इतना ही काम है। जैसे वो आती है ना बड़े बड़े तारों से, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े तारों से जो लाइट आती है वो डायरेक्ट हम घर पे लगा नहीं सकते, क्योंकि घर के जो सारे इंस्ट्रूमेंट होंगे डांस करने लग जाएंगे। ठीक है, तो उसको क्या किया था, ट्रांसफार्मर में डायरेक्ट अप्लाई किया था। ट्रांसफार्मर क्या करता है, उसको लो कर देता वोल्टेज को, ताकि हम यूज कर सकें। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। एसी वोल्टेज क्या कहेंगे, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए, ठीक है, जो हाई वोल्टेज को लो में बदलता है उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, स्टेप डाउन। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं किसको, जो लो से हाई में परिवर्तित करता है। तो ठीक है, ये ट्रांसफार्मर हो गया। द्रवों का वह गुण जिसके कारण वह अपने विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है क्या कहलाता है। बहुत ही सिंपल सी बात है, ये चैप्टर ही इसके नाम पे है, श्यानता। जो पानी ट्रेवल करता है, जैसे ये परतें ट्रेवल कर रही हैं, तो आप देखेंगे जैसे जैसे नीचे आएंगे तो उनका वेलोसिटी कम होता जाता है। क्यों, क्योंकि श्यानता कारण जो घर्षण, एक तरीके दोनों परतों के बीच में घर्षण बल है। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन, जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी। सिंपल सी बात है, ईटा पर नाचे, एक ट्रिक है, ईटा पर नाचे। इलेक्ट्रॉन का पूछा जाए तो टॉमसन ने की थी, और न से न्यूट्रॉन का पूछा जाए तो चैडविक ने की थी। तो चैडविक ने क्या किया था, न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक, ईटा पर नाचे याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन टॉमसन, जे टॉमसन चे, और किसने किया, चैडविक ने न्यूट्रॉन का। उसका देखिए, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज का कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए ध्यान से देखिए, मेज का जो कोणीय वेग होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, क्यों कम हो जाएगा, मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं। देखिए, जब भी कोई ये घूम रहा है, जब भी ये कोई कोणीय वेग से, ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है, और कोई भी डिस्क घूम रही है, इसका आई होगा, इसका एक जड़त्व आघूर्ण होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अगर बाहर से कोई भी फोर्स इस पे नहीं लग रहा है, इस पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो इसका जो होगा आई इंटू मेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। रहेगा कि नहीं, आई इंटू मेगा कांस्टेंट रहेगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। आई इंटू मेगा क्या है, इसका एंगुलर मोमेंटम, एल कह सकते हैं इसको, ठीक, कैपिटल एल। एल इज इक्वल टू आई इंटू मेगा, एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। देखिए, अगर यहाँ पर एक लड़का बैठ जाता है, ठीक है, गोल मेज पर एक लड़का बैठ जाता है, तो आई जो है बढ़ जाएगा। इसका आई आप जानते होंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे डिपेंड कर रहा है, इसका बढ़ जाएगा। तो अब देखिए, आई वन इंटू मेगा वन यहाँ पे, वो भी बाद में भी कितना होना चाहिए, आई इंटू इंटू मेगा टू होना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट है इसका जो गुणनफल है, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट होना चाहिए। बस एक कंसेप्ट याद रखिए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आएंगे, एक ही तरीके के क्वेश्चन होंगे। आई इंटू मेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब एल जो रहेगा एंगुलर मोमेंटम वो कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए, कोई भी हमने पार्टिकल यहाँ पे रखा, कोई भी मास रखा, तो मास करने रहने मास इंक्रीज हो गया, इसका मतलब आई बढ़ जाएगा। आई बढ़ जाएगा, उसका डिस्क का जो है, जो भी मेज है उसका आई बढ़ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। तो आई अगर बढ़ गया, मगर इन दोनों का जो गुणनफल है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। आई बढ़ेगा तो इसको कम होना पड़ेगा, तभी तो कांस्टेंट रह पाएगा। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वही कह रहा हूं मैं, ओमेगा कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप आराम से कर लेंगे। प्रकाश विद्युत सेल, सोलर सेल, देखिए क्या कहते हैं, सोलर सेल जो है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं। आप जानते होंगे सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं। प्रकाश को वो अपने अंदर स्टोर करते हैं, तो उसको बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं, जिससे कि इंस्ट्रूमेंट चलते हैं, टीवी फ्रिज जैसे काम करते हैं। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक, ये तो हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है लेक्चर नंबर 10 में, लेक्चर नंबर क्रैश कोर्स 10 में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वथनांक और गलनांक का, मेल्टिंग पॉइंट और उसका, ये कौन सा क्वथनांक, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, जबकि गलनांक पे दो केस थे, हमने आपको बताया था। पहले केस में प्रेशर बढ़ाएंगे, वो उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ाएंगे मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ये किसके लिए था, ये किसके लिए था, ये जनरल उन सभी लिक्विड के लिए जो जब ठोस अवस्था में होते हैं ना,
उनको गर्म किया जाता है और जल में आते ही उनका जो आयतन है बढ़ जाता है उनके लिए। और ये वाली उनके लिए है कि दाब बढ़ाएंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है कम हो जाएगा। वो उनके लिए है जिन जब ठोस अवस्था में होती हैं ज्यादा वॉल्यूम घेरती हैं, मगर तापमान बढ़ाने पर जब वो लिक्विड अवस्था में आती हैं तो उनका आयतन कम हो जाता है। जैसे बर्फ, बर्फ का जब दाब बढ़ाते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, ये बताया हुआ डिटेल में हमने। तो दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ गया आपको। उसके बाद देखिए, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या हो जाएगा भैया, स्टूल का कोणीय वेग जो है बढ़ जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। वही सेम टू सेम कंसेप्ट है। यहाँ पे वो व्यक्ति ऐसे खड़ा हुआ, ठीक है, बाहें ऐसे फैलाए हुए हैं। अब जो इसका आई इंटू ओमेगा क्या रहेगा, कांस्टेंट। वही कंसेप्ट बताया ना, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। अब याद रखिए, आई मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। आई जो होता है mr² होता है। अब मास पे भी डिपेंड कर रहा है और किसी पॉइंट पार्टिकल के लिए एम मास पे डिपेंड कर रहा है और रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है। मतलब वो मास कितनी दूर तक फैला हुआ है, अपने एक्सिस के अलोंग कितनी दूर तक फैला हुआ है। अभी मास बहुत दूर तक फैला हुआ था, देखिए। तो दूर तक फैला होने के कारण क्या हो गया, आर ज्यादा था इसका। जब इसने बाहें सिकोड़ ली, ऐसी बाहें सिकोड़ ली, आर कम हो गया। तो यहाँ पे आई क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पे आई ज्यादा था, यहाँ पे आई कम हो गया। मगर आई इंटू ओमेगा नियत रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, तो अब सोच के बताइए, यहाँ पे अगर आई कम हो जाएगा तो ओमेगा को बढ़ना पड़ेगा, तभी तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप सोच भी सकते हैं। तो इस तरीके से हो जाएगा, तो कोणीय वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने के कारण क्या है, सिंपल सी बात है। ये कौन सा है, एस्केप वेलोसिटी, प्लान वेग। ये बहुत डिटेल में आपको बता हुआ है। अर्थ का जो प्लान वेग है हमारे, उसका 11.2 लगभग किलोमीटर पर सेकेंड है। जबकि चंद्रमा का कितना है, बाई 6 है, 6 गुना वहां पे कम है। क्योंकि ग्रेविटेशन जो एक्सीलरेशन है, ग्रेविटी एक्सीलरेशन वहां पे 6 गुना कम है। यहाँ पे 9.8 है, तो वहां पे 9.8/6 है। तो जो वायुमंडल में गैसें होती है ना, तो इस प्लान वेग से ज्यादा और वेग से ट्रेवल करती हैं, तो इसलिए वो प्लान कर जाती हैं। अब प्लान वेग वह न्यूनतम वेग होता है, इस वेग से ज्यादा हम किसी भी पार्टिकल को गति दे देंगे ना, इस पार्टिकल ज्यादा किसी पार्टिकल को इस वेग वेलोसिटी से ज्यादा हम फेंक देंगे तो वो प्लान कर जाएगा। तो मतलब वो कभी वापस नहीं आएगा। जैसे अर्थ सरफेस से आप 11.2 किलोमीटर पर आवर से किसी चीज को या किसी को फेंकते हैं तो वो वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो यह वो वाला वेग है। तो ये पहले पार्ट में कुछ क्वेश्चन थे, और अगले पार्ट देखना ना भूलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मालूम पड़ता रहेगा, आप पढ़ ही रहे हैं क्रैश कोर्स, आपको ये मालूम पड़ता रहेगा क्वेश्चन किस हिसाब से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। उस हिसाब से आप तैयारी कर लेंगे, अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। ठीक है, और यही क्वेश्चंस कर लीजिए सारे, और बाकी जो थ्योरी हमने पढ़ा है वो पढ़ लीजिए, इनफ है आपके लिए। एसएससी सीजीएल के लेवल के लिए इनफ है। ठीक है, तो लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा हमें आपको वीडियो कैसा लगा हो। जैसा वीडियो लगा हो बताइएगा। तो स्क्रीन पर आपके 4 वीडियो आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट वीडियो है, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।